नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव का लास्ट चैप्टर है, जिसमें आप लोग को जो भी वीवीआई क्वेश्चन है सभी बता दिया जा चुका है। अगर इससे पहले अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। इससे आपके जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे, आपको किसी भी दूसरे पुस्तक से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सभी इसी से आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और जो भी एग्जाम में नंबर आएगा इसी से आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे है, आप लोग के सामने देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में कौन ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, यानी इसमें से कौन सा ऊर्जा तो है लेकिन इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा सभी, यानी उपर्युक्त सभी इसमें से बहुत ही ऊर्जा के साधन तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में प्रदूषण मुक्त करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब में तो बिल्कुल नाम मात्रा का ही प्रदूषण होता है। और यहाँ पे जल वैद्युत ऊर्जा, इसमें बहुत कम ही मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है, प्रदूषण मुक्त होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है, यानी कचरा का प्रबंधन करना है तो यह किसके माध्यम से होगा। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे कि हम क्या करेंगे, शहर के बाहर जाकर जला देना, या फिर गड्ढे भर करके उपयोग करना, या उस कचरे को पुनर्चक्रण के लिए इस्तेमाल करना उपयुक्त है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। अगला है अपशिष्ट प्रबंध की नई अवधारणाएं क्या है। इस लेसन से आपको 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है देखने को मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को विदाउट स्किप का देखिएगा, अदरवाइज यू विल फॉल इन अ डेंजर। कहा जाता है कि अगर स्किप करके देखिएगा तो कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो छूट जाएगा, और ध्यान से सुन करके करिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। और कोई भी क्वेश्चन यूं ही बेतुका नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ मायने होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट प्रबंध की नई अवधारणा क्या है, यानी अपशिष्ट प्रबंध की नई अवधारणा क्या है। तो ये आपका हो जाएगा कमी भी होता है, पुनर्चक्रण भी होता है और पुनरुपयोग भी होता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। डी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं, यानी जंगल पे आधारित कौन सा उद्योग होता है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, यानी लाख उद्योग हो जाएगा, लकड़ी उद्योग हो जाएगा, कागज उद्योग, यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अभी तक में सबका अगर क्वेश्चन समझिएगा तो आपका चल जाएगा। अगला है, आहर और पईन किस राज्य में जल संचयन की व्यवस्था है, यानी आहर से पईन से किस राज्य में सिंचाई किया जाता है। तो ये आपका बिहार हो जाएगा, यानी अपना प्यारा बिहार, जहाँ पे आहर बना करके पईन बना करके खेतों में जल का सिंचाई किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जल संचरण की प्राचीन विधि है, यानी प्राचीन विधि नहीं है। अब इसमें से कौन सी प्राचीन विधि नहीं होती है, तो आप देखिए, ये नई विधि है। ये तो आपका कट्ठा भी प्राचीन है, कुल्ला भी प्राचीन है, डग वेल भी प्राचीन है, लेकिन इरिस जो है ये आपका प्राचीन विधि नहीं है, ये नई विधि है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है। बाकी इसमें देख लीजिएगा 3 प्राकृतिक साधन होगा, बाकी एक प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। जैसे आपका प्राकृतिक साधन में ये भी आता है, मृदा भी आता है, जल भी आता है, लेकिन जीवधारी ये किसी भी प्रकार की साधन नहीं है। ये जीवधारी यानी सभी वो प्राकृतिक हो जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूरो 2 का संबंध किससे, यानी यूरो 2 क्या है, तो यह वायु प्रदूषण करने वाला एक कारक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यूरो 2 में वायु प्रदूषण को आंका जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी भूमिगत जल यानी जमीनी जल के उदाहरण कौन हो जाएगा। तो आपका कुआं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी उभयलिंगी जंतु के अंतर्गत कौन आता है। तो आपका केचुआ आ जाता है, यानी किसान का परम मित्र केचुआ। उसके बाद कोलीफार्म क्या है, तो कोलीफार्म एक प्रकार का जीवाणु है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 11 नंबर का। और स्वच्छ जल का पीएच मान, यानी साफ जल कैसा होता है, तो उदासीन होता है।
तो इसका pH मान क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, क्योंकि उदासीन चीज़ों का pH मान जो होता है 7 होता है। पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 13 का बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यानी गंगा से संबंधित जो कार्य आया था वह किस समय प्रारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा 1985। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। गंगा परियोजना के बारे में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये ऐसी मतलब परियोजनाएं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसीलिए सबको याद रखिएगा। चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो 70 के दशक देता है। आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर 15 नंबर क्वेश्चन का हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 70 के दशक लिखेगा तो ठीक है, नहीं तो ये आपका 1973 करेक्ट हो जाएगा। 70 के दशक के करीब में यही आता है, इसीलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सरदार सरोवर बांध सन यानी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ एक बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। साल वृक्षों के वनों का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया है। कहाँ बचाया गया है? तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये मिदनापुर में बचाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? यानी वन को बचाने के लिए हम क्या प्रक्रिया अप्लाई करेंगे? तो ये देखिए पेड़ों का अंधाधुंध कटाई प्रक्रिया की आवश्यकता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई निम्न हो जाएगा इससे। अगर पेड़ काटेंगे तो निम्न आ जाए स्थिति हो जाएगी कि नहीं? अतिचारण इससे भी निम्न हो जाएगा। और खनन कर देंगे तो इससे क्या होगा? पेड़ों की स्थिति में गिरावट हो जाएगी। तो इसी को कह रहा है संरक्षण के लिए निम्न किन प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगे? तो पेड़ नहीं काटने देंगे, हो जाएगा। अतिचारण को रोक देंगे, खनन को रोक देंगे, इससे क्या हो जाएगा? उसके संरक्षण में सहायता मिल जाएगी। उपयुक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। यानी जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जैव निम्नीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर दिए गए हैं, जिसे हम कहते हैं रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, यानी पुनर्चक्रण, पुनरुपयोग, पुनः उपयोग। यानी ये हो जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो रिड्यूस मीन्स होता है कम उपयोग, रिसाइकल मीन्स पुनः उपयोग, रीयूज मीन्स उपयोग, रीयूज मीन्स पुनः उपयोग, रिसाइकल मीन्स पुनर्चक्रण। ठीक ना? तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जैव विविधता के लिए विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? यानी जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट जो होता है यह क्या स्थल कहलाते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन सही जवाब हो जाएगा हमारा वन। यानी वन जो होता है यह विशिष्ट स्थल कहलाते हैं, विविधता के विशिष्ट स्थल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अमृता देसाई बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? यानी अमृता देसाई जो बिश्नोई समाज की एक महिला थी वह किस वृक्ष के संरक्षण के लिए जानी जाती हैं? तो ये सबसे आपका ऑप्शन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए खेजरी नामक वृक्ष से के संरक्षण से संबंधित थी। प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक या छोटे डैम से बनाए जाते हैं उसे हम चेक डैम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोयला तथा पेट्रोलियम, यानी कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? तो ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो ये जो होते हैं केवल प्राणियों के, यानी प्राणियों के मृत शरीर भी हो जाता है, वनस्पति के मृत शरीर और सागर में जो भी मृत शरीर पाए जाते हैं, इस सबके बहुत साल मतलब सड़ने गड़ने के बाद ये लाखों वर्षों तक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दबे रहने के कारण ये ऐसे रूप में आ जाते हैं और ये हमारे प्राकृतिक गैस का या लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं।
इसीलिए प्रयुक्त सभी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। प्राकृतिक संसाधन में वे सभी संसाधन आ जाएंगे जो नेचुरली रूप से हमें मिले हैं, जैसे जल हो गया, वन हो गया, मृदा हो गया, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित संसाधन में किन्हें संपोषित रूप में से उपयोग करने की आवश्यकता है, यानी संपोषित रूप में किसे उपयोग करने की आवश्यकता है। 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा कि पेट्रोलियम भी हो जाता है, आपका कोयला और वन हो जाता है, यानी उपयुक्त सभी, इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है, यानी विश्व में कितना प्रतिशत भाग है जहाँ जल पाया जाता है, तो ये आपका 70% याद रखिएगा। निम्नलिखित में यानी निम्न में से सबसे ऊंचा कौन सा बांध है। अगर देखा जाए सबसे ऊंचा बांध कौन है तो टिहरी बांध है, और टिहरी बांध जो है भाखड़ा नांगल सॉरी भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और किस राज्य में बना है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला है गंगा नदी की लंबाई कितनी है, यानी गंगा नदी की लंबाई कितनी है, ये आपका 2500 किलोमीटर लगभग में होता है, ठीक ना। इसीलिए इसको लगभग 2500 से प्लस में रहता है, तो मार सकते हैं 2550 के किलोमीटर के लगभग में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। टिहरी बांध यानी टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, यानी जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध किस प्रदेश में है, तो ये आपका उत्तराखंड में है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, यानी 3 उभयलिंगी है और 1 नहीं है, तो ये आपका मछली एक उभयलिंगी नहीं होता है, बाकी कृत्रिम, हाइड्रा और केंचुआ ये उभयलिंगी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्राकृतिक नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देने वाला चार्ल्स डार्विन था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है, यानी 33 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है 33 का सही जवाब हो जाएगा। जल जो है एक अजैविक निम्न पदार्थ है, बाकी सब जैव निम्न पदार्थ है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उसे नम क्षेत्र कहते हैं, यानी वह हमेशा नमयुक्त रहती है, इसीलिए नम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, यानी अस्थाई जो सिंचाई की व्यवस्था है उसे हम लोग कुल्ह के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है चिपको आंदोलन का अग्रणी नेता कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा, आप लोग जानबे करते हैं, यानी सुंदरलाल बहुगुणा जो थे यह आपके उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल नामक जिले से संबंधित थे, और वहीं इन्होंने प्रमुख रूप से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। 70 के दशक के समय में चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अभी जस्ट आप लोग पढ़े 1973 लिखा था, लेकिन ये 70 के दशक कहीं कहीं लिखा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण अपघटक निम्न में से कौन सा है। जैव निम्नीकरण अपघटक कौन हो जाएगा, तो देखिए वहित मल भी हो जाता है, मल मूत्र भी हो जाता है, पेड़ पौधों के मृत, और इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। जैव अनिम्नीकरण, यहाँ निम्नीकरण था, यानी जो मनुष्य द्वारा पैदा किया जाता है वह सभी हो जाएगा। और जैव अनिम्नीकरण यानी वैसी चीज़ें हो जाएंगी जैसे 38 नंबर क्वेश्चन का ये आर्सेनिक हो जाता है, रेडियोधर्मी, सीसा, ये सभी जैव अनिम्नीकरण अपघटक पदार्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है जल दिवस मनाया जाता है, अब बताइए जल दिवस कब मनाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा, 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा 22 मार्च। 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है और बिहार से संबंधित है, तो जरूर बताइएगा 22 मार्च को और क्या मनाया जाता है, ठीक ना। और हमने इतना हिंट दे दिया है, बिहार से संबंधित है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है कोलीफार्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, यानी कोलीफार्म जो है मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये आंत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी, यानी भारत सरकार द्वारा बांध योजना 1970 में लाई गई थी और 1970 में ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, यानी पर्यावरण अनुकूलन इनमें से कौन नहीं है, तो मोटरसाइकिल से चलना,
मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। अगला है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा मछली का पालन, यानी ये प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी सब तो ये प्रदूषण देख लीजिए, कपड़ों का धोना प्रदूषण होगा, अजले शव को यानी आधा जला हुआ शव को डालना ये भी प्रदूषण, रासायनिक अपशिष्ट ये सभी प्रदूषण का कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुरंगम किस राज्य के जल संरक्षण संग्रहण व्यवस्था है? अब सुरंगम किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है? तो ये आपका केरल का हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सुरंगम केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? यानी जहाँ कर्नाटक में जब पानी को इकट्ठा किया जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है? तो एरिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और BS4 का संबंध किससे है? यानी BS6 तो आप बाइक सुने हैं, लेकिन BS4 का संबंध किससे है? तो ये वायु प्रदूषण से है। यानी अभी आपका जो बाइक चलता है तो वह किस मॉडल का होता है? तो BS6 मॉडल होता है। लेकिन ये भी क्या BS6 मॉडल का है, किस लिए बनाया गया है? तो वायु प्रदूषण को थोड़ा कम करेगा। और BS6 का अगर बात करें, BS4 किससे संबंधित है? तो ये आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है। सी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप इस मैटर को समझ पा रहे होंगे कि BS क्या है, ठीक ना, बायोगैस से संबंधित है। ये BS4 और BS6 क्या है? वायु से प्रदूषण संबंधित है। और बाइक से जो धुएं निकलते हैं ये उसी पे डिपेंडेड होता है। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं। और चैप्टर पूरा आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और बारी बारी आप जा कर के सभी वीडियो को देखिए, और जहाँ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है वहाँ पे कमेंट जरूर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।